अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने पिछले लेक्चर्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो रिप्रोडक्शन था। रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट अपने जैसे सिमिलर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। दो टाइप के रिप्रोडक्शन बताया था, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक अकेला पेरेंट ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो अपने पेरेंट की हूबहू कॉपी होता है, उसमें वेरिएशंस नहीं पाए जाते, इसमें गैमीट्स बनना ऑप्शनल होता है, इसमें टाइम कम लगता है, इसमें एनर्जी कम लगती है, इसमें ये रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ये बातें आप बच्चों को बताई थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताया था। एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है जहाँ पे हमेशा दो पेरेंट, मेल और फीमेल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं नए ऑफस्प्रिंग के जन्म के अंदर। नए ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करने के लिए दो पेरेंट का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशंस आते हैं। वो ऑफस्प्रिंग अपने फादर और मदर दोनों को रिजेंबल करता है, बट दोनों में से किसी की कॉपी नहीं होता। इसमें टाइम कम लगता है, इसमें गैमीट्स बनना ज़रूरी है। इस टाइप का रिप्रोडक्शन नई स्पीशी के बनने में हेल्प करता है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग के सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। ये बातें हम बता चुके थे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा था। एक तो हमने पढ़ा था बाइनरी फिशन, एक पढ़े थे मल्टीपल फिशन, एक पढ़ा था हमने फ्रेगमेंटेशन, एक होता है रीजनरेशन, एक होता है बडिंग, एक होता है स्पोर फॉर्मेशन, एक होता है पार्थिनोजेनेसिस और एक होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। आपको बताया गया था बाइनरी का मतलब दो, फिशन का मतलब होता है डिवाइड करना। जब एक यूनिसेलुलर पेरेंट दो आइडेंटिकल डॉटर ऑफस्प्रिंग में डिवाइड करता है तो उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। ये बाइनरी फिशन के लिए कंडीशन आपको बताई थी, इसमें न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। बगैर न्यूक्लियस के बाइनरी फिशन मुमकिन नहीं है। और बाइनरी फिशन जिन ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम, जैसे लेशमानिया, जैसे ट्राइपोनोजोमा, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखने को मिलता है जिसका नाम है बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन, मल्टी मतलब बहुत सारे, फिशन का मतलब डिवाइड करना। जब एक यूनिसेलुलर पेरेंट बहुत सारे आइडेंटिकल डॉटर ऑफस्प्रिंग में डिवाइड करता है तब इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन। इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, इसका एग्जाम्पल दिया था प्लाज्मोडियम, जिसको कहते हैं मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट आपकी बॉडी में जाकर इसी मोड से मल्टीपल फिशन से डिवाइड करता है, दैट्स कॉल्ड द मल्टीपल फिशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन डिस्कस किया था। फ्रेगमेंटेशन में आपको बताया था एक यूनिसेलुलर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर, उसकी बॉडी का कोई पार्ट अगर टूट जाए, डैमेज हो जाए, कट जाए, फ्रेगमेंट हो जाए, ऑर्गन अलग हो जाए, उस टूटे हुए टुकड़े से, टूटे हुए फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म जब बनेगा तब इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका मैंने एग्जांपल दिया था स्पायरोगारा। एक स्पायरोगारा एक ग्रीन एल्गी है। इस ग्रीन एल्गी के अंदर अगर आप इसके 8-10 टुकड़े करेंगे, हर टूटे हुए स्पायरोगारा से नया स्पायरोगारा बन जाएगा, तब ये फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। रीजनरेशन, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई पार्ट कट जाए, अलग हो जाए, तो थोड़े वक्त के बाद एक प्रोसेस होता है माइटोसिस। माइटोसिस होकर वो अपने खोए हुए पार्ट को दोबारा से एक्वायर कर लेता है। जैसे आपने सुना होगा स्टारफिश। स्टारफिश की अगर आम अलग हो जाए तो थोड़े दिन के बाद वो अपनी आम को दोबारा से पा लेती है। इसी तरह से लिजर्ड में आप देखते हो, लिजर्ड कि जब टेल अलग हो जाती है तो थोड़े दिन के बाद लिजर्ड की नई टेल आ जाती है, तो इसको कहते हैं रीजनरेशन।
अर्थवॉर्म का कोई पार्ट काट दिया जाए तो अर्थवॉर्म अपने उस खोए हुए पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर लेता है, दैट्स कॉल्ड द रीजनरेशन। आपके जिस्म के अंदर कहीं पे कट लग जाए, इंजरी हो जाए, स्किन छिल जाए तो नई स्किन आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द रीजनरेशन। किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कोई पार्ट में अगर कोई इंजरी हो जाए, टिश्यू डैमेज हो जाए, तो वो अगर रिपेयर हो जाए, रीजनरेट हो जाए, इसको कहते हैं रीजनरेशन। ये माइटोसिस से होता है। फिर उसके बाद बडिंग। बडिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? हाइड्रा। हाइड्रा एक एनिमल होता है, हाइड्रा एक एनिमल है। इस पेरेंट हाइड्रा के ऊपर एक बड इवॉल्व होती है, एक छोटी सी बड निकलती है। ये बड कभी कभार ये क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से हटकर नए हाइड्रा को फॉर्म कर सकती है, नए हाइड्रा को जन्म दे सकती है, नए हाइड्रा को फॉर्म कर सकती है। तो एक ऐसा मेथड जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर कोई बड ओरिजिनेट हो और ये बड पेरेंट ऑर्गेनिज्म से हटने के बाद नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, इसको क्या बोलेंगे? बडिंग। इसको बडिंग बोलेंगे। समझ आ गई बात? तीसरी बात, इधर देखें, ये हुई बात बडिंग की। एक और मैंने नाम दिया था आपको, एक बताया था ईस्ट। ईस्ट, अगर आप ईस्ट ले लें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं खमीर। ईस्ट को अगर आप किसी पेट्री डिश में ले लें, किसी स्लाइड पर ले लें, उसमें पानी डाल लें, तो मॉइस्चर की वजह से आप देखोगे पेरेंट ईस्ट में से छोटी छोटी बड्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। वो बड आप अलग रख दें तो आप उस देखेंगे उस बड से नया ईस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए ईस्ट में भी बडिंग होती है और इसमें भी बडिंग होती है। नेक्स्ट है कौन सा? स्पोर फॉर्मेशन। देखें, बहुत सारे फंगल ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी फंगल स्पीशीज के अंदर क्या भरे होते हैं? देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सैक, इसका नाम क्या है? स्पोरेंजियम। इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और इसके अंदर जो भरे हैं अंदर, वो हैं क्या? स्पोर्स। तो बहुत सारे फंगल स्पीशीज, बहुत सारी फंगल स्पीशीज होती हैं जिसमें उसमें आप देखेंगे पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर इस तरह के स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स बनने के बाद इसकी वॉल रप्चर होती है, रप्चर होने के बाद फटती है और इसके स्पोर्स बाहर बिखरते हैं। जहां जहां जाके स्पोर बिगड़ेंगे, अगर उनको कंडीशन फेवरेबल मिलती है, अगर उनको सूटेबल कंडीशन जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये स्पोर जर्मिनेट करके नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देंगे। लेकिन अगर ये ऑर्गेनिज्म, ये स्पोर्स जो इसमें से निकलेंगे पेरेंट फंगस से, ये जाके अगर जहां पे गिरते हैं, जहां पे सेटल होते हैं, अगर इनको कंडीशन फेवरेबल ना मिली, इनको सूटेबल कंडीशंस नहीं मिली, तो ये स्पोर वहां पर अनफेवरेबल कंडीशन में काफ़ी टाइम तक, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल तक भी पड़े रह सकते हैं। जब इनको कंडीशन फेवरेबल मिलेगी तो ये जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। तो इस टाइप का मेथड क्या कहलाता है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पोर फॉर्मेशन का फ़ायदा क्या है, तो आपको बताना है स्पोर फॉर्मेशन से किसी पेरेंट ऑर्गेनिज्म को ये फ़ायदा है कि उसके जो स्पोर्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन को बहुत टाइम तक कोप अप कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, और जब कंडीशन दोबारा से रीअपियर होंगी तो वो जर्मिनेट करके ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देते हैं। इस मेथड को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ये मेथड होता तो एल्गी में भी है, कुछ प्लांट्स में भी होता है, लेकिन सबसे कॉमन जो है, सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है फंगस में। जब आपके बॉडी पे, इधर देखें, जब आपको कहीं इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है, खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो आप उस पार्ट को कवर करते हैं, उसकी ड्रेसिंग कर लेते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, उस जख्म को छुपा लेते हैं, उसकी कवर करते हैं, क्योंकि आपका जो जख्म है, जो ब्लड है ना, ये एक बेहतरीन मीडियम है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए बेहतरीन मीडियम है। तो हवा में जो स्पोर्स होंगे वो जाके गिरेंगे कहाँ पर? आपका जो खुला हुआ पार्ट है, जो इंजर्ड टिश्यू है, वहां पे सेटल होंगे और ब्लड में जर्मिनेट करके कुछ टाइम के बाद वहां पे पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक वर्ड सुना होगा, पस।
वहां पे पस सेल्स बनने लगेंगे और वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप ड्रेसिंग करते हैं, आप उस बॉडी के पार्ट को कवर करते हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन ग्रो ना हो। तो स्पोर्स फॉर्मेशन एक ऐसा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं और ये सराउंडिंग में फैल जाते हैं। अगर इनको कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो जर्मिनेट कर जाते हैं, और अगर अनफेवरेबल मिलती है तो सालों तक ये स्पोर पड़े रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन का वेट करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। इसको स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। उसके बाद कौन सा? पार्थिनो। पार्थिनो का मतलब होता है विदाउट मैरिज, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, पार्थिनो का मतलब विदाउट मैरिज या विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एग के फर्टिलाइजेशन के बगैर पेरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब एग के फर्टिलाइजेशन के बगैर नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाए, तब इसको क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म अंडे के फर्टिलाइजेशन के बगैर अगर जन्म लेता है तब इसको क्या कहेंगे बच्चों? पार्थिनोजेनेसिस। इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल सुन लीजिए, हनी बीज। हनी बीज कितने टाइप की होती हैं? हनी बीज 3 टाइप की होती है। एक होती है क्वीन, एक होती है वर्कर और एक होते हैं ड्रोन्स। क्वीन, वर्कर और ड्रोन्स। ये जो क्वीन होती है ये फर्टिलाइजेशन से बनती है, वर्कर भी फर्टिलाइजेशन से बनती है, लेकिन ये जो ड्रोन बीज है ना, जो मेल बीज हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। बिना फर्टिलाइजेशन के हनी बीज जब जन्म लेती हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। समझ आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ओके। तो इसका एग्जाम्पल क्या था? अमीबा, पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल क्या था? प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल स्पायरोगैरा। इसका एग्जाम्पल अर्थवर्म, फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, स्टारफिश और लिजर्ड। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा, ईस्ट। इसका एग्जाम्पल फंगस। इसका एग्जाम्पल दे देना फंगस का, एक राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल हनी बीज। हनी बीज के अलावा ड्रोन हनी बीज, ड्रोन्स, ड्रोन बीज, या एक लिजर्ड होती है, इसके अंदर भी होता है। कौन सी? कौन सी? व्हिप टेल लिजर्ड। इसके अंदर भी एग के फर्टिलाइजेशन के बगैर नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो व्हिप टेल लिजर्ड में भी हो सकता है, ड्रोन बीज में भी हो सकता है। फिर उसके बाद आखिर में आता है कौन सा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनकी बॉडी में 2 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। ध्यान दीजिए इधर, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव और एक होता है वेजिटेटिव। हमारी बॉडी की, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में 2 टाइप के ऑर्गन्स हैं, एक रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है टेस्टिस और ओवरी। वेजिटेटिव ऑर्गन्स में आपका हार्ट, आपका लिवर, आपकी किडनी, आपकी स्किन, आपकी मसल्स। जो पार्ट्स, जो ऑर्गन आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में शामिल नहीं है, वो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट के शामिल हुए बगैर वेजिटेटिव पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले, नया ऑर्गेनिज्म बन जाए जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये मेथड सबसे ज्यादा डेवलप देखा गया है पौधों में, प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर ये मेथड बड़ा कॉमन है। जरा देखिए इसमें क्या होता है। नॉर्मली आपको मालूम है सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट्स कौन से होते हैं? सारे प्लांट में सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट ये होते हैं। कौन से? एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मतलब होता है कवर्ड, स्पर्म्स का मतलब सीड्स। जिन प्लांट में सीड कवर्ड होते हैं फ्रूट के अंदर, ऐसे प्लांट को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। इसको कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, इसको फ्रूट बियरिंग प्लांट भी कहते हैं। जिन प्लांट में फल और फ्रूट आते हैं, फल या फ्लावर्स आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी कह सकते हो या फ्रूट बियरिंग प्लांट कहते हो, वो एंजियोस्पर्म्स हैं।
तो हायर प्लांट एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है बच्चों? जैसे हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस और ओवरी, ऐसे प्लांट के अंदर जो हायर प्लांट है एंजियोस्पर्म, उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है फ्लावर। और फ्लावर के अलावा स्टेम है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, जो प्लांट्स के वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं है, मतलब जिनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, अगर उससे नया प्लांट बन जाए, फूल कहीं इन्वॉल्व ना हो, फूल के अंदर फ्लावर के इन्वॉल्वमेंट के बगैर लीफ से, रूट से, स्टेम से अगर आप नया प्लांट डेवलप करते हो, इस मेथड का नाम क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें दो टाइप का मेथड आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर एक मेथड बड़ा कॉमन है बेटा, कौन सा? बडिंग। देखो एक प्लांट है बच्चों, ये प्लांट है जिसका नाम होता है क्या? ब्रायोफाइलम। एक प्लांट है जिसकी मार्जिन पे से ये छोटी छोटी बड्स निकलती हैं। जब ये बड्स निकलती हैं तो ये बड इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। क्या होता है? ये इसमें ओरिजिनेट होने के बाद, यहां से ओरिजिनेट होती हैं, फिर उसके बाद ये बड्स टूट के सॉइल में गिरती हैं, और सॉइल में गिरने के बाद वहां से हम देखते हैं नया प्लांट को जन्म दे देती हैं। तो जब किसी प्लांट के अंदर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट शामिल ना हो, बगैर रिप्रोडक्टिव पार्ट के नया प्लांट बन रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये काम नेचुरली हो रहा है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक बड की वजह से हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? बडिंग। तो आप अगर बडिंग इन प्लांट्स के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे बडिंग इज ए टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स लाइक। एग्जाम्पल लिखना मत भूलिएगा। तो ब्रायोफाइलम प्लांट के अंदर मिलता है, जहां पर पेरेंट प्लांट की लीव्स के ऊपर छोटी छोटी बड्स इवॉल्व होती हैं, और ओरिजिनेट होने के बाद ये बड पेरेंट ऑर्गेनिज्म से हटकर नए प्लांट को जन्म देती हैं। इसको क्या कहते हैं? बडिंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू बडिंग। अब सुनिए आर्टिफिशियल में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। एक होता है स्टेम कटिंग, एक होती है कौन सी? लेयरिंग, एक होती है कौन सी? ग्राफ्टिंग, एक होता है कौन सा? टिश्यू कल्चर। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। देखें, अगर आपने किसी प्लांट आपके पास किसी प्लांट की कटिंग है, आपने किसी प्लांट की लेमन की कटिंग ले ली है, रोज की कटिंग ले ली है, गुआवा की कटिंग ले ली है, कुछ प्लांट की आपने कटिंग ले ली। कटिंग लेने के बाद नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपको बताया गया था एक फ्लास्क में डालिए इसको, और इसमें पानी डालिए। इसमें क्या डाल दीजिए? क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डालने से थोड़े दिन के बाद क्या होगा? इसमें से रूट्स आ जाएंगी। जब रूट्स आ जाएंगी तो अब इसको निकाल कर आपने क्या करना है? सॉइल में लगा देना है। जब आप इसको सॉइल में लगा देंगे तो आप देखेंगे ये कटिंग बड़ी होने लगेगी, और इसमें से नई लीव्स और नई शूट्स इवॉल्व होंगी, और ये नया प्लांट बन जाएगा। तो इसके अंदर कहीं पे भी फूल को आपने शामिल नहीं किया, रिप्रोडक्टिव पार्ट को इन्वॉल्व नहीं किया। तो जब किसी प्लांट की आप स्टेम कटिंग से कई सारे प्लांट्स आप लगा सकते हैं। इस मेथड को कटिंग, कटिंग इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें पेरेंट प्लांट की बहुत सारी कटिंग लेकर आप कम वक्त में उनको ग्रो करा सकते हो। ये प्रोसीजर बड़ा कॉमन है। कौन से प्लांट में? रोज के अंदर। रोज प्लांट के अंदर बड़ा कॉमन है। उसकी कटिंग लेकर आप रोज प्लांट की कटिंग लेके सॉइल में लगा सकते हैं, उससे नया प्लांट लगा सकते हो। इसके अलावा एलोवेरा में भी कर सकते हो।
एलोवेरा में भी कर सकते हो, रोज में भी कर सकते हो, कोलियस में भी कर सकते हो। कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें आप कटिंग से नए प्लांट को इवॉल्व कर सकते हैं जी। लेमन भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे, बेहतर है कि अगर आप कटिंग ले रहे हैं तो कटिंग के अंदर कटिंग तब तक सर्वाइव नहीं करेगी जब तक उसकी रूट्स नहीं होंगी, इसलिए उसके अंदर ऑक्सीजन डालना जरूरी होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, रूटिंग हार्मोन कहते हैं उसको। जब रूट्स निकल आएंगी तो वो कटिंग अच्छे से सॉइल को होल्ड करती है और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो ये हुई आर्टिफिशियल, ये वाला मेथड है कटिंग। अब सुने बच्चों, एक प्लांट है, सुना होगा सबने, जैस्मिन। एक प्लांट है जैस्मिन, या इसके अलावा भी प्लांट आप लोग जानते हैं, मनी प्लांट। नंबर 3 बीटल वाइन, जिसको पान का पत्ता कहते हैं, पान की जो बेल होती है वो भी, और ग्रेप वाइन, अंगूर की जो बेल होती है वो भी। तो कई बार आप प्लांट में, जैसे जैस्मिन के बारे में बताऊं, आप इस प्लांट की ब्रांच के ऊपर हल्का सा इसको नाइफ से कट करिए, और कट करने के बाद इसकी ब्रांच को सॉइल में दबा दीजिए, सॉइल में प्रेस कर दीजिए और उसको पानी देते रहिए। तो आप देखेंगे जहां पे कट लगाया था वहां से रूट्स और नई शूट निकलनी शुरू हो जाएगी। जब नई रूट और नई शूट निकल जाए तो आपने इसको बीच में से काट देना है। अब बीच में से काट दो, ये अलग है, ये अलग हो गया। तो ये अब 2 प्लांट है। ऐसे ही इसका एक ब्रांच और दबा के फिर एक और नया प्लांट में लगाया। इस मेथड को बच्चों क्या कहते हैं? लेयरिंग। लेयरिंग इज ए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन in which a part of a plant, like branch of a plant, is used to propagate a new plant. एक पेरेंट प्लांट की ब्रांच को आप इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्टेन अ न्यू प्लांट, उससे नया प्लांट बनाने के लिए इस मेथड का नाम लेयरिंग होता है। ये बड़ा कॉमन प्रोसीजर है। जैस्मिन प्लांट इसका एग्जांपल दे देना, या मनी प्लांट भी आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जिसका नाम है लेयरिंग। इज दैट क्लियर? उसके बाद ग्राफ्टिंग। बच्चों, ग्राफ्टिंग का मतलब आम जबान में मतलब होता है ट्रांसप्लांट करना, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ना। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ह्यूमंस में